नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी एईडीओ की जो परीक्षा अभी चल रही है उसमें पूछे गए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न 17 अप्रैल को जो परीक्षा हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्नों में से कुछ हमने प्रश्न को यहाँ पे शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुँचे? तो यहाँ पे जो डार्विन के समान निष्कर्ष पे पहुँचे उनके बारे में अगर देखा जाए तो अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, एक जो कि ब्रिटिश प्रकृतिकवादी थे यानी नेचुरलिस्टिक्स थे, जिन्होंने डार्विन के स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने मलय द्वीप समूह में अपने शोध के दौरान वही निष्कर्ष निकाले जो डार्विन ने गैलापागोस द्वीप समूह के अपने अध्ययन से प्राप्त किए थे। और 1858 में डार्विन और वॉलेस के लेखों को संयुक्त रूप से लिनियस सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद में डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, उसे वकारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो आइसलैंड है इसे वाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाइट आइसलैंड जो है ये इरप्शन जो हुआ था 2019 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 9 दिसंबर 2019 को ये इरप्शन हुआ था और बहुत ही विनाशकारी तरीके से हुआ था, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे इंजर्ड भी हुए थे। और ये स्थित कहाँ पे है? तो ये ईस्टर्न नॉर्थ आइसलैंड न्यूजीलैंड में स्थित है। और ये एक सडन वोल्कानिक इरप्शन हुआ था जिसमें ये कैजुअलिटी हुई थी, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाइट आइसलैंड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कीटों में अपूर्ण कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस के चरणों का सही क्रम क्या है? अपूर्ण कायांतरण के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक होते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट में क्या होते हैं कि पूर्ण कायापलट जिसे कहते हैं। सबसे पहला जो होता है वो एग यानी कि अंडा, उसके बाद में लार्वा बनता है, उसके बाद में प्यूपा और लास्ट में ये वयस्क यानी कि एडल्ट बन जाता है। और वहीं अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट की बात करें तो पहले अंडा और इसमें लार्वा और प्यूपा नहीं बनता है, अंडा के बाद में निम्फ बनता है और उसके बाद में एडल्ट बन जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की अगर यहाँ पे कुछ उदाहरण देखें तो तितली, मधुमक्खी, ये सब जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर यहाँ पे विकसित होते हैं। और इनकम्प्लीट में कौन कौन से आ जाते हैं? टिड्डा, तिलचट्टा, एफिस, ये सब जो है इनकम्प्लीट में आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस प्रश्न में देखें तो हमारा इनकम्प्लीट पूछा गया है। तो इनकम्प्लीट में क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले अंडा फिर निम्फ और इसके बाद में वयस्क। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में जो मुख्य रूप से वर्णक शामिल होता है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें होता है क्लोरोफिल ए। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से ये वर्णक पाए जाते हैं। ये क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को सीधे रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और ये जो क्लोरोफिल ए है सभी प्रकाश संश्लेषी पौधे में, शैवाल में और साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरोफिल ए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अस्थायी परजीवी क्या है? परजीवी के बारे में पूछा जा रहा है। अस्थायी, तो अस्थायी परजीवी क्या होते हैं? यहाँ पे ध्यान देंगे। वे जीव जो अपने जीवन का अधिकांश समय स्वतंत्र रूप से बिताते हैं और केवल पोषण यानी भोजन के लिए मेजबान यानी होस्ट के संपर्क में आते हैं, उसे कहते हैं अस्थायी
इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें आ जाते हैं मच्छर, ये केवल रक्त चूसने के लिए मनुष्यों या जानवरों के पास आते हैं। खटमल, ये रात में भोजन के लिए आते हैं और फिर छिप जाते हैं। उसके बाद में जोंक, ये सब जो है ये अस्थायी परजीवी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी परजीवी के उदाहरण केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथन दिए गए हैं और इसमें से हमें से पूछा जा रहा है कि सही कथन का समूह का चयन करना है, सिर्फ और सिर्फ सही का, और ये ऑप्शन हमारे पास में दिया गया है। तो एक एक कथन पे हम यहाँ पे देखते हैं। पहला कथन है, मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रेगर जोहान मेंडल को उनके मटर के पौधे के लिए उस पर किए गए प्रयोग और आनुवंशिकता के बुनियादी नियमों की खोज के कारण आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। उसके बाद में दूसरा जो कथन दिया गया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम कहता है कि प्रत्येक गैमीट एक लक्षण के लिए 2 एलील प्राप्त करता है। अब ये जो कथन दिया गया गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एक एलील ही प्राप्त होता है और ऑप्शन यहाँ पे कथन में दिया गया था 2 एलील प्राप्त होता है, तो ये गलत है। 2 नहीं बल्कि क्या है, 1 ही एलील प्राप्त होता है। उसके बाद में तीसरा जो कथन दिया गया है, एक संकरित संस्करण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात जो होता है 3:1 होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि मेंडल के प्रयोगों के अनुसार मोनोहाइब्रिड क्रॉस की दूसरी पीढ़ी यानी F2 में प्रभावी और अप्रभावी गुण के दृश्य अनुपात जो होते हैं वो हमेशा 3:1 में होते हैं। तो ये कथन सही है। उसके बाद में चौथा कथन दिया गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए कार्य करता है। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि यह नियम उन जीनों के लिए लागू होता है जो या तो अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होता है या एक ही गुणसूत्र एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो ये कथन भी सही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो अब ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो दिख रहा है 1, 3 और 4 कथन सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव्य मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो द्रव मोज़ेक मॉडल है उसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली की संरचना जो होती है व्यापक रूप से इस मॉडल के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस मॉडल से जुड़ी निम्नलिखित बातें क्या है? सबसे पहले इस मॉडल को एस जे सिंगर और ग्रांट एल निकोलसन ने वर्ष 1972 में प्रस्तुत किया था और इसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली लिपिड की 2 परतों, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ये परत है यहाँ पे और एक ये परत है, लिपिड की 2 परतों से बनी होती है जिसमें प्रोटीन के अणु जो है मोज़ेक यानी एक पैटर्न में धंसे होते हैं। ये एक पैटर्न में धंसे होते हैं और उसके बाद में ये सतह पर जुड़े होते हैं। सतह पे क्या है? जुड़े हुए हैं। उसके बाद में इसकी प्रकृति क्या होती है? इस मॉडल को द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिपिड और प्रोटीन के अणु झिल्ली के भीतर गति कर सकते हैं, जिससे क्या होता है? ये लचीला होता है, जिसके कारण ये लचीला होता है। ये आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको किसने दिया था? अभी हमने पढ़ा कि ये जो द्रव मोज़ेक मॉडल है इसको दिया था सिंगर और निकोलसन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है और बोल रहा है किसका उदाहरण है। तो इस अभिक्रिया का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये H2O जो है भाप और C गर्म कोयला जो है, कार्बन जो है गर्म कोयला, इसको जब हम अभिक्रिया के द्वारा इसको करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलता है। यानी जब गर्म कोयले पर भाप प्रवाहित की जाती है तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण मिलता है।
और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल गैस यानी वाटर गैस प्रक्रिया कहते हैं, या फिर इसे सिन गैस भी कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक ईंधन के रूप में मेथनॉल जैसे रसायनों के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया का ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, जल गैस अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीके से समझाता है। तो अब यहाँ पे इसको समझने के लिए ये आप देखेंगे, यह सिद्धांत जो दाब प्रवाह सिद्धांत जो है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, बताता है कि पौधे में भोजन का जो परिवहन होता है, भोजन यानी शर्करा, उसका जो परिवहन होता है, जो स्रोत यानी कहाँ से होता है, ये स्रोत क्या होता है, पत्तियाँ, क्योंकि पत्तियाँ जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। और यहाँ पे सिंक यानी कि जड़ या फल की ओर होता है। कैसे होता है, ये परिकल्पना यानी कि ये जो सिद्धांत है हमें बताता है। तो इसमें क्या होता है कि पत्तियाँ जो है सक्रिय रूप से फ्लोएम में डाली जाती हैं और वहाँ परासरणीय दाब बढ़ जाता है, जिसके विपरीत सिंक पर शर्करा को बाहर निकाला जाता है, जिससे वह दाब कम। कहने का मतलब ये है कि पत्तियाँ जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करती है और वो यहाँ पे परासरणी दाब के माध्यम से ये भोजन को जड़ों तक भेजती है, फ्लोएम के माध्यम से जड़ों तक भेजती है। जाइलम क्या करता है, जल को ऊपर भेजता है और फ्लोएम यहाँ पे नीचे भेजता है खाद्य पदार्थ को। तो यहाँ पे ये सिद्धांत हमसे पूछा जा रहा था। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो क्या होगा, यह सिद्धांत क्या बताता है कि स्रोत जो कि पत्ती है और सिंक जो कि जड़ है, इसके बीच में जो परासरणीय दाब का जो अंतर है उसे हमें बताता है दाब प्रवाह परिकल्पना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अभी हमने एक कथन वाले सवाल में पढ़ा था आनुवंशिकी के जनक के बारे में, तो वो कौन थे, ग्रेगर जोहान मेंडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकी के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल को मटर के पौधे पर उनके शोध और वंशानुक्रम के नियमों यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज के लिए आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पर नियंत्रित संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग किए थे और उन्होंने वंशानुक्रम के नियम की खोज की थी। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपप्रयण का नियम भी इन्होंने दिया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो है इतने सारे नियम मेंडल ने दिए थे और उनके कार्यों के ने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी और जीव विज्ञान को एक नया वैज्ञानिक आधार दिया। तो इस तरीके से इन सारे उपलब्धियों के कारण इनको आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल। तो हमने इस वीडियो में कुल 10 प्रश्नों का यहाँ पे डिस्कस किया है। अब अगली वीडियो में हम कुछ और साइंस के या फिर जीके के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।